Good morning students. In class 11th, today we will start our second part of fifth unit, that is moment of inertia. तो moment of inertia क्या है? अगर हम उसको समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें inertia के बारे में पता होना चाहिए। inertia के बारे में आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं और +1 क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं। inertia क्या होती है? द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन और डायरेक्शन। कि हमने स्टडी किया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करता है, मोशन में है तो मोशन में रहने की कोशिश करता है, या जिस भी डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में मोशन में रहने की कोशिश करता है। वो अपने आप अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन और डायरेक्शन को अपने आप चेंज नहीं कर सकता जब तक हम उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करें। ठीक है, तो इस पार्ट के अंदर हम इनर्शिया ऑफ मोमेंट है या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हम स्टडी करेंगे। तो हम कह सकते हैं एक क्वांटिटी दैट मेजर द इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में जब कोई बॉडी है तो उसके इनर्शिया को मेजर करेंगे। ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, आपने नोट रखना है, रोटेशनल इनर्शिया प्लेज द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज मास प्लेज इन द लीनियर मोशन। तो जो रोल एक मास का होता है लीनियर मोशन के अंदर, वही रोल है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है रोटेशनल मोशन के अंदर। ठीक है, तो अगर मान लिया कोई भी व्हील रोटेट करता है तो हम उसका मास कैलकुलेट नहीं करते, हम क्या निकालते उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो अब जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी क्या होती है? एक हार्ड बॉडी जिसकी शेप या साइज को चेंज ना किया जा सके उसको क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी। तो हमारे पास यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर वी हैव ए एक्सिस ए बी, और इस एक्सिस को क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। और यहाँ पर हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी which consist of number of particle having masses m1 m2 m3 m4 mn। ठीक है, and their perpendicular distances, और उसकी मान लेते हैं कि जो मास m1 है उसकी perpendicular distance फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो r1 है, सेकंड मास की r2 है, थर्ड मास की r3 है, फोर्थ मास की r4 है और nth मास की rn है। तो हम कह सकते हैं लेट अस कंसीडर ए रिजिड बॉडी which is rotating about a axis of rotation consist of number of particle having masses m1 m2 m3 m4 mn and their perpendicular distances are r1 r2 r3 r4 and rn। तो आप ये डिस्क्राइब कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके इक्वल होगा? मास ऑफ द पार्टिकल इनटू में स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस में ऐसे ही सेकंड पार्टिकल का क्या होगा? मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। और ऐसे ही हम nth पार्टिकल के लिए सोल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसी इक्वेशन है तो हम क्या है देखेंगे, यहाँ पर वैल्यू फर्स्ट है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है, n तक चेंज हो रही है। तो हम इस टर्म को कैसे लिखते हैं? समेशन की फॉर्म में। तो समेशन में देखो इंटीजर की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 0 से लेके हम n तक ले जा सकते हैं, और यहाँ पर mi का स्क्वायर। तो ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को नोट कर सकते हैं। यानी अगर देखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज द सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर क्या है? सम है सभी का। ठीक है, किसका है? प्रोडक्ट्स ऑफ मासेज ऑफ द वेरियस पार्टिकल, यानी मासेज ऑफ द पार्टिकल क्या है? m1 m2 m3 एंड द स्क्वायर ऑफ देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये जो मैथमेटिकल टर्म है इसी को हम लैंग्वेज की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद है इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास यानी m1, और डिस्टेंस क्या है? लेंथ को मेजर करता है। तो यहाँ पर l स्क्वायर टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो t0। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m1 l2 t0। और इसकी जो यूनिट है, मास की यूनिट किलोग्राम होती है और डिस्टेंस को मीटर स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर में ही लिखेंगे। ठीक है,
तो बिल्कुल इजी टॉपिक है बेटा, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहाँ पर एक रिजिड बॉडी है विच इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि जो रिजिड बॉडी है इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल हैविंग मासेस m1 m2 m3 एंड mn एंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस आर r1 r2 r3 एंड rn। ठीक है, तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रिजिड बॉडी है अबाउट ए गिवन एक्सिस इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी, कि उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स उन सभी की काइनेटिक एनर्जी के सम के इक्वल होगी। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि रिजिड बॉडी है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल है जिनका मासेज m1 m2 m3 एंड mn है एंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस आर r1 r2 r3 एंड rn रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और यहाँ पर मैंने ओमेगा आपको बताया है कि जो ओमेगा है वो क्या है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और हम पीछे रिलेशन कर चुके हैं कि जो लीनियर वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होती है, r इंटू में एंगुलर वेलोसिटी। अगर हम फर्स्ट पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी देखें v1 से नोट कर सकते हैं किसके इक्वल होगी, r1 ओमेगा, क्योंकि ओमेगा सभी के लिए सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी मूव करेगी, और जबकि जो पार्टिकल्स है वो बॉडी के अंदर क्या है, उनका पोजीशन वेक्टर अलग अलग होगा, तो हम r1 r2 r3 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही v2 की वैल्यू क्या होगी, r2 ओमेगा, v3 की वैल्यू क्या होगी, r3 ओमेगा, और vn की वैल्यू क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ nth पार्टिकल क्या होगी, rn ओमेगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल हैविंग मास इज m1, अगर जिसका मास m1 है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, हाफ mv²। अगर m की जगह क्या रखें, m1 और v1 का स्क्वायर, हमें पता है v1 किसके इक्वल है, r1 ओमेगा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा, हाफ m1 r का स्क्वायर करोगे r1 का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो ये फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ऐसे ही हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ n पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो हमने सिमिलरली हमने सेकंड पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी, ये थर्ड पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी, और ये nth पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी नोट कर ली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो 1/2 सभी में है, फर्स्ट पार्टिकल की जगह सेकंड पार्टिकल का मास m2। ठीक है, यहाँ पर m1 था तो सेकंड के लिए m2, थर्ड के लिए m3, और यहाँ पर पोजीशन वेक्टर r1 था तो सेकंड के लिए r2 का होल स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, ऐसे हम रिस्पेक्टिवली सभी की काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी ई से नोट कर सकते हैं किसके इक्वल होगा, फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी प्लस में सेकंड प्लस में थर्ड प्लस में nth पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। अगर हम इसमें देखें 1/2 सभी में कॉमन है, ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, तो क्या आएगा, m1 r1 का स्क्वायर प्लस में m2 r2 का स्क्वायर प्लस में mn rn का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास एक सीक्वेंस बन रही है तो हम इसको समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और mi/ri का स्क्वायर, और हमने इसको किससे नोट किया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया i। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी E है वो किसके इक्वल होगी, हाफ i ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अगर ओमेगा क्या हो, यूनिटी हो, यानी ओमेगा की वैल्यू अगर 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, 1/2 i, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, डबल होता है काइनेटिक एनर्जी का। तो हम कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इफ एंगुलर वेलोसिटी इज यूनिटी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो ओमेगा 1 से ओमेगा 2 तक, तो वैल्यू क्या होगी, ई की वैल्यू होगी 1/2 आई ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस में ओमेगा 1 का स्क्वायर। ओके, अब हमारे पास नोट करने वाली चीज़ है कि जो कौन कौन से फैक्टर है जिनके ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। नंबर 1 है शेप ऑफ द बॉडी। तो आप देखोगे अलग अलग शेप की जो बॉडी होगी, कोई हमारे पास रिंग होगा, कोई सॉलिड स्फीयर होगा, कोई होलो स्फीयर होगा, तो हमारे पास क्या है, कोई रोड होगा, तो हमारे पास उनकी शेप के कारण उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, जब हम आगे ड्राइव करके देखेंगे। उसके बाद है साइज ऑफ द बॉडी, कि बॉडी का साइज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नंबर 3 है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन है।
नंबर 4 है पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि हम अलग अलग एक्सिस पर जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, जो कि हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस के द्वारा सोल्व करते हैं। तो ये आगे आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अभी तक आपने ये ध्यान रखना है जो आज हमने टॉपिक किए हैं। ओके, थैंक यू।